नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के दौरे पर पलक्कड़ में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रोड शो करके दिखाएंगे भाजपा की ताकत। असम में चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज सोनितपुर और नलवाड़ी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति और संबंधित मुद्दों पर जोखिम की समीक्षा के लिए मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पश्चिम एशिया में जंग हुई और तेज। 3,500 मरीन सैनिक लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंचा संघर्षरत क्षेत्र में। तो वहीं ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में बड़े प्रदर्शन। तीन 3,500 मरीन सैनिक लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंचा संघर्षरत क्षेत्र में। तो वहीं ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में बड़े प्रदर्शन। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर बरकरार। ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी राज्यों की जनादेश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के चुनावी दौरे पर रहेंगे और केरलम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के उद्देश्य से पीएम पलक्कड़ और त्रिशूर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम के इस दौरे की शुरुआत पलक्कड़ से होगी, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद त्रिशूर में एक भव्य रोड शो भी करेंगे। केरलम चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो सीधे जनता से संवाद कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। और अब बात करते हैं केरलम के त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र की, जहां 9 अप्रैल को होने वाला चुनावी मुकाबला सियासी तौर पर बेहद दिलचस्प हो चुका है। जी हां, यहां एनडीए, एलडीएफ और यूडीएफ तीनों ही गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। हर दल अपनी अपनी रणनीति और मुद्दों के सहारे मतदाताओं को विकास साधने में इस वक्त जुटा हुआ है। विकास, बुनियादी सुविधाएं और जो बदलते समीकरण हैं, इस चुनाव को काफी और अहम बना रहे हैं। त्रिशूर, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुरेश गोपी की जीत के बाद अब भाजपा के गढ़ों में से एक के रूप में जाना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। त्रिशूर में चुनावी तापमान चरम पर है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई पूरी तरह से जम चुकी है। एनडीए ने मैदान में उतारा है पद्मजा वेणुगोपाल को, जो पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की पुत्री हैं। एलडीएफ ने भरोसा जताया है सांस्कृतिक कर्मी अलगोंडे लीला कृष्णन पर। तो वहीं यूडीएफ की ओर से पूर्व महापौर राजन जे पल्लन चुनावी मैदान में हैं। तीनों ही उम्मीदवार एक एक वोट को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जमीनी स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन जारी है, तो डिजिटल मैदान में भी सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा रही है। जो त्रिशूर कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वह बदलते सियासी समीकरणों के बीच नई दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। I am very confident in the victory of Left Democratic Front because people, the majority of people is in trust with Left Democratic Front. I have only to promote this ideology. Surely, I am sure Left Democratic Front will survive
will win. इस बार त्रिशूर में मुद्दे भी साफ हैं। सड़कों की हालत, पानी की कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ता शहरीकरण। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचे। In Trichur, there are so many problems because I told you, these roads are not good, traffic block and state road dogs issue. Yeah, every problem. So first we have to give some help to the people in small things, and after that we can do developments. त्रिशूर में मुकाबला कांटे का है। तीनों दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं और हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विकास के मुद्दों और सियासी समीकरणों के बीच त्रिशूर की जनता किसे अपना समर्थन देती है। पॉलिटिशियन सुरेश गोपी ने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री अचीव की। अब भाजपा का इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने चाहती है, तो जहां पद्मजा वेणुगोपाल जो पहले कांग्रेस टिकट पर कंटेस्ट कर चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रही है। तो ये तो बात रही केरलम की। अब बात कर लेते हैं असम की। और असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान इस समय तेज हो चुका है। राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है और इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री की पहली जनसभा सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में होगी, जहां वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और इसके बाद अमित शाह नलवाड़ी में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इन अहम रैलियों के जरिए अमित शाह राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं में जीत का नया जोश भरेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जहां देश में विकास का हाईवे तैयार कर रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर उस रफ्तार को रोकने का काम कर रही है। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी से गुजरने वाली 30 किलोमीटर सड़क और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। तो आखिर क्यों अटका हुआ है ये पूरा प्रोजेक्ट? कागजों में सब कुछ साफ है, टेंडर भी हो चुका है, एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, लेकिन आखिर जमीन पर काम अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? इसी सवाल का जवाब तलाशती हुई आपको हमारी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जुड़ने वाला एक प्रोजेक्ट, 3,372 किलोमीटर का रास्ता, कहीं पे कोई रुकावट नहीं। सिर्फ बंगाल वो हिस्सा है जहां पर आकर ये रास्ते का जो प्रोजेक्ट है वो लटक गया है पिछले 1 साल से। सवाल ये है कि आखिर क्यों? पश्चिम बंगाल में इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के करीब 30 किलोमीटर हिस्से का निर्माण अटका हुआ है। आरोप ये भी है कि 2011 में डीपीआर बनने के बाद से ही राज्य सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के 3,372 किलोमीटर में से पश्चिम बंगाल का हिस्सा 290 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में इसे 4 चरणों में बांटा गया है। डालखोला घोषपुकुर 110 किलोमीटर, घोषपुकुर धूपगुड़ी 84 किलोमीटर, धूपगुड़ी फालाकाटा 29.86 किलोमीटर, फालाकाटा सलसाबाड़ी 42 किलोमीटर। अगर राज्य प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता तो ये परियोजना करीब 10 साल पहले ही पूरी हो सकती थी, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई हिस्सों में काम शुरू तक नहीं हो पाया है। धूपगुड़ी से फालाकाटा तक 30 किलोमीटर सड़क की डीपीआर 2022 में पूरी हुई। 2024 में टेंडर फाइनल हुआ। 11 अप्रैल 2025 को ठेकेदार के साथ समझौता हुआ। 1 साल होने को है, फिर भी भूमि विवाद के कारण काम शुरू नहीं हुआ। फालाकाटा से सलसाबाड़ी तक 42 किलोमीटर सड़क भी भूमि विवाद में लंबे समय से अटकी है। फूलबाड़ी इलाके में अब भी 5.5 किलोमीटर सड़क का काम बाकी है। मुआवजे के तौर पर जमीन देने वालों को औसतन 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जमीन देने वाले भी विकास चाहते हैं।
वहीं चुनाव प्रचार में इस परियोजना का श्रेय लेने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। जलपाईगुड़ी की चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने एनडीए काल में शुरू हुई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का श्रेय खुद को दे दिया। पश्चिम बंगाल में हमने विकास की नई गाथा लिखी है। जलपाईगुड़ी से भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तक अब आसानी से पहुंचा जा सकता है। सिलीगुड़ी का नया रूप यही साबित करता है। इधर चुनावी मंच से इस परियोजना का श्रेय लेने की होड़ भी जारी है। जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को अपनी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के जरिए सड़क मार्ग से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जाने का रास्ता बनाना उनका योगदान है। लेकिन सवाल ये है कि फिर 1 साल से परियोजना का काम क्यों अटका हुआ है। हर बैठक में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिलाधिकारी भूमि विवाद सुलझाने का भरोसा देते हैं, लेकिन ये भरोसा हकीकत में कब बदलेगा? देखिए, ये सरकार जो है डेवलपमेंट चाहती नहीं है, हर कदम पर राजनीति करना चाहती है। ममता सरकार, आप यदि देखेंगे तो सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच में जाटिया खाली था, वहां भी अटका हुआ था। अभी काम शुरू है, क्योंकि मैं तो जाता ही हूं, और यहाँ पर धूपगुड़ी फालाकटा के बीच में भी जमीन नहीं देने के कारण मामला अटका हुआ है। हमारी सरकार बनेगी, जितना भी समस्या जमीन का समस्या को शेष करके द्रुत गति से करके हम 4 लेन का रास्ता को कंप्लीट करेंगे। असल सवाल ये है कि जनता के लिए क्या अहम है, विकास या राजनीति? इसी सवाल का जवाब बंगाल की जनता अपने वोटों से देंगे। पार्थ चौधरी और सुभजित पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अलीपुरद्वार। तो जनादेश में हमने देखी चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, और अब रुक कर लेते हैं अन्य तमाम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 132वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में जारी संकट पर नजर रखने और घटनाक्रमों के जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित अनौपचारिक मंत्री स्तरीय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में शनिवार को आयोजित इस बैठक में वित्त एवं निगम मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू समेत कई मंत्री उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने सचिवों के साथ अधिकार प्राप्त समूहों के साथ बैठक कर क्षेत्रीय चुनौतियों और नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने भविष्य की तैयारी के लिए त्वरित निर्णय लेने, मंत्रालयों के बीच उच्च समन्वय और नीतियों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के भी निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय जनता को इस संघर्ष का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। भारत लगातार स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है और इसके प्रभाव से भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करने दिया जाएगा। भारतीय सेना ने रक्षा खरीद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के माध्यम से अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कदम रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारतीय सेना ने 22 श्रेणी के तहत 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की आपूर्ति के लिए JCB इंडिया लिमिटेड के साथ करीब 26 करोड़ रुपए का यह अनुबंध साइन किया है। ये ऐतिहासिक खरीद सेना की अधिग्रहण प्रक्रिया में तकनीक आधारित और पारदर्शी प्रणाली को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
GEM पोर्टल के जरिए कैपिटल खरीद करने से न केवल प्रक्रियाएं तेज होंगी बल्कि तय नियमों का पूर्ण पालन भी सुनिश्चित होगा। इस पहल से खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति अधिक तेज और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। साथ ही ये कदम भविष्य में इसी तरह की अन्य खरीद के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बड़े पैमाने पर यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों की भागीदारी को मजबूत करने की सरकार की नीति को भी सुदृढ़ करती है। इन टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की खरीद से भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स और सामग्री प्रबंधन क्षमता को विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में और अधिक मजबूती मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कैमरून के याओंडे में मत्स्य पालन क्षेत्र में अनुदान सत्र पर आयोजित किए जा रहे WTO के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत का संतुलित और जन केंद्रित दृष्टिकोण बताया। उन्होंने कहा कि भारत में मत्स्य पालन खाद्य सुरक्षा और आजीविका का प्रमुख स्रोत है और इस पर 90 लाख मछुआरे निर्भर हैं। इनमें से अधिकांश पारंपरिक तौर तरीके से छोटे स्तर पर मछली पकड़ते हैं। पीयूष गोयल ने मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध समेत भारत के सक्रिय और ऐतिहासिक संरक्षण प्रयासों का उल्लेख किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि समुद्र में अत्यधिक अनुदान वाले औद्योगिक बेड़ों से क्षमता से अधिक मछली पकड़ने के कारण चुनौतियां पैदा हो रही हैं। ऐसे में किसी भी निर्णय में कमजोर समुदाय पर असंतुलित प्रभाव न पड़े, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस विषय पर मसौदा प्रस्ताव को समर्थन दिया है। साथ ही न्याय संगत और विकास उन्मुख ऐसे निर्णय पर जोर दिया जो समुद्र के संसाधनों और आजीविका दोनों की रक्षा करें। कैमरून के याओंडे में चल रहे विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के इतर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लॉयर के साथ में महत्वपूर्ण बैठक भी की है और इस बैठक के दौरान पीयूष गोयल ने कैमरून को WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बनने पर बधाई दी और MC14 के उत्कृष्ट आयोजन के लिए सराहना व्यक्त की है। राजधानी में जारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली के चौथे दिन सिनेमा का अनूठा रंग देखने को मिला। यहां देश विदेश की फिल्मों ने जहां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं विभिन्न सत्रों में सिनेमा के विविध आयामों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रसार भारती और DTTDC के बीच हुए समझौते पर दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस पहल से दिल्ली में कला, संस्कृति और पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन का और प्रसार भारती का एक MOU साइन हुआ है, जिसमें प्रसार भारती और दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन मिलकर दिल्ली में मीडिया, एंटरटेनमेंट, AVGC, एनिमेशन, AI इन सभी फील्ड्स में कुछ प्रोजेक्ट्स ज्वाइंट डेवलप करेंगे, जिसमें कि लैंड जो है वो प्रसार भारती की है और उसमें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम दिल्ली टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल कुछ हब AVGC, AI, एनिमेशन का दिल्ली में बनाने का इस प्रकार का एक आइडिया फ्लोट हुआ है और केंद्र सरकार के साथ, प्रसार भारती के साथ मिलकर दिल्ली सरकार और दिल्ली टूरिज्म इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौथे दिन सिने प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नेशनल अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नंदन सक्सेना ने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि किसान और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर फिल्म निर्माण पर काफी अधिक प्रभाव है। बहुत उत्साह है यहाँ सिने लवर्स में और मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नंदन सक्सेना जी हैं। नंदन, यू हैव बीन हियर, आप बहुत दिनों से हैं, देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रही हूँ। आपने क्या क्या अनुभव किया है यहाँ IFFD में? देखो, एक तो अच्छी बात यह है कि मैं दिल्ली वाला हूँ। अब मैं मुंबईकर हो गया हूँ, अलग बात है, लेकिन मेरी रूह जो है दिल्ली में बसती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि दिल्ली को एक अपना फेस्टिवल प्राप्त हुआ है और आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। अभी बेबी स्टेप्स हैं, कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल बेहतर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए सर, हमारे दर्शकों को। आपने 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ आपकी नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग हैं, दे आर ऑन एनवायरनमेंट, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो हमें ये लगता है कि फिल्म उस आदमी को बनानी चाहिए जिसके पास कहने को कुछ हो, और कहने को वो हो, अगर आप उस आदमी को ज़ुबान दे सकते हैं जिसके पास ज़ुबान नहीं है,
तब आपने बतौर फिल्म मेकर अपना धर्म निभाया। अगर आप उन कॉरपोरेट्स के ही गाना गा रहे हैं जिनके पास तो प्रोपेगेंडा करने की पूरी मशीनरी है, तो फिर हमने शायद इंसान होने का धर्म भी हम नहीं समझ पाए। तो हमें इंसान होने का धर्म निभाने के लिए क्या करना होगा? भाई, वो किसान जो आपको वस्त्रपूर्ण भी रखता है, अन्नपूर्ण भी रखता है, अगर वो किसान आज बदहाली में है और हम अपने 5 स्टार में बैठ के और चिकन मुगलई खा रहे हैं, तो भाई फिर हम में और किसी और में कुछ खास फ़र्क नहीं बचा। तो इसलिए मुझको ये लगता है कि हमने जब भी मुखर रूप से इस किसान की आवाज़ को बुलंद किया है और सत्ता के गलियारों में पहुंचाने की कोशिश की है, लोगों के जहन में पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये देश विदेश में हमारी फिल्में गई हैं। कई बड़े फेस्टिवल, नामचीन फेस्टिवल उसको दिखा चुके हैं। IUCN की वर्ल्ड कांग्रेस में हमारी फिल्म आई कैन नॉट गिव यू माई फॉरेस्ट, जी, उसको वर्ल्ड कांग्रेस में हवाई में दिखाया गया। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में हमारी फिल्में दिखाई गई, कई नामचीन फेस्टिवल्स में, कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो कोशिश अदनी सी, एक अदने से इंसान की, मैं और कविता मिलकर फिल्में बनाते हैं और हम लोग का ना दिल उन्हीं फिल्मों में है जो हमारी धरती से, हमारी मिट्टी की जिसमें सुगंध है, हमारे जो पानी को, संसाधनों को बचाने की जहाँ कोशिश है, या किसान को किसानी बचाने की कोशिश है, हमारा काम उस तरफ का है। नंदन सक्सेना जी, DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की युवा पीढ़ी जो फिल्म मेकर बनना चाहती है, सतह के नीचे जाने की कोशिश करिए। कैमरा पर्सन विनय कुमार तिवारी के साथ तन्वी तनीजा, DD न्यूज़ के लिए। और इसी बीच DD न्यूज़ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने अपने 3,500 मरीन कमांडो की एक नई टुकड़ी खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दी है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान अमेरिकी जंगी जहाज USS त्रिपोली के जरिए सेंटकॉम इलाके में पहुंचे हैं। जापान स्थित सैन्य बेस से रवाना हुई 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की इस तैनाती से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जमीनी और समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच इतनी बड़ी संख्या में मरीन सैनिकों का एक साथ पहुंचना बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो पश्चिम एशिया में तनाव इस समय चरम पर है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। अमेरिका के 50 से ज्यादा शहरों में लोगों ने नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च किया। सैन फ्रांसिस्को में भी प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे।
सेंट पॉल मिनेसोटा में भी बड़ी रैली आयोजित की गई और ये प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित नो किंग्स रैलियों का हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए। ये रैलियां ऐसे समय में हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई, जो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे निचला स्तर है। नो किंग्स आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर हुई थी और इस आंदोलन में करीब 2100 स्थानों पर 40 से 60 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अक्टूबर में हुई दूसरी रैली में लगभग 2700 शहरों में 70 लाख लोग शामिल हुए थे। ईरान इजराइल युद्ध में अब हुती विद्रोही भी शामिल हो चुके हैं। यमन में मौजूद हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला भी किया। हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया और यह भी ऐलान किया कि हमले लगातार जारी रहेंगे। ईरान ने भी हमले तेज करते हुए सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 मिसाइल और 20 ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही ईरान ने दुबई में भी 2 अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। ईरान ने ओमान के सलालाह पोर्ट और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमले करने का दावा किया है। इन सबके बीच इजराइल ने भी 50 फाइटर जेट्स से ईरान पर हमले किए और इन हमलों में ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को टारगेट करने का दावा किया गया। इजराइल का यह दावा है कि अराक और यज़्द में ईरान की सैन्य इंडस्ट्री और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया गया। और वहीं पूरी दुनिया में बीते कल अर्थ आवर मनाया गया। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक एक घंटे के लिए प्रमुख इमारतों की लाइटें बंद रहीं। इसी कड़ी में दिल्ली के इंडिया गेट और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की लाइटें भी बंद कर दी गई थी। हालांकि अर्थ आवर खत्म होते ही इन्हें फिर से जला दिया गया। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखे हुए है, तो वहीं ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक के खाते में कुल 24 पदक हैं, जिनमें 15 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। दूसरे स्थान पर ओडिशा बना हुआ है, जिसने कुल 23 पदक अपने नाम किए हैं। ओडिशा के पास 9 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य पदक हैं, जिससे वो कर्नाटक को कड़ी टक्कर दे रहा है। तीसरे स्थान की बात करें तो वो है असम का, जिसके पास 15 पदक है। असम ने 7 रजत पदक जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। चौथे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसके खाते में 7 पदक आए हैं। छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा दोनों के पास 8-8 पदक हैं, लेकिन दोनों का प्रदर्शन अलग अलग रहा। छत्तीसगढ़ ने जहां 1 स्वर्ण भी जीता, तो वहीं त्रिपुरा अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीत सका है, लेकिन रजत और कांस्य में अच्छा प्रदर्शन किया। मिजोरम 5 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र के पास 4 पदक हैं, जिनमें 1 स्वर्ण शामिल है। आंध्र प्रदेश ने अब तक 2 रजत पदक जीते हैं। कुल मिलाकर अब तक प्रतियोगिता में 108 पदक बांटे जा चुके हैं, जिनमें 36 स्वर्ण, 36 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के 5वें दिन आज हॉकी, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती के मुकाबले खेले जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी संध्या के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।